बेल्जियम इज ए स्मॉल कंट्री इन यूरोप। बेल्जियम यूरोप की एक छोटी सी कंट्री है जो एरिया वाइज हरियाणा से भी छोटी है। इसके बॉर्डर हैं वो फ्रांस, द नेदरलैंड्स, जर्मनी और लग्जमबर्ग इन कंट्रीज से लगते हैं। फ्रांस, आपको पता है फ्रांस की कैपिटल कौन सी है? पेरिस। जर्मनी की बर्लिन। लग्जमबर्ग की कैपिटल है लग्जमबर्ग सिटी। और एक नाम है इसमें द नेदरलैंड्स। द नेदरलैंड्स के आगे द लगा है, ऐसा क्यों? क्योंकि तो नेदरलैंड्स है वो ग्रुप ऑफ प्रोविंसेस है और द नेदरलैंड का जो एक्चुअल मीनिंग होता है वो होता है लोअर एरियाज। यह सी लेवल से नीचे का कंट्री है, इसलिए इसका द नेदरलैंड्स बोलें तो इसका मतलब होता है लोअर एरियाज, इसलिए द नेदरलैंड्स बोलते हैं। ताकि हमें पता है द क्या है, द डेफिनेट आर्टिकल है, तो डेफिनेट आर्टिकल से पहले नेदरलैंड से पहले द लगता है। और भी लगता है द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ऐसे। इट हैज़ पॉपुलेशन ऑफ ए लिटिल ओवर 1 करोड़, अबाउट हाफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा। इसकी पॉपुलेशन है वो हरियाणा से भी आधी है, लगभग 1 करोड़। यहाँ का जो एथनिक कॉम्पोजिशन है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे 59% लोग हैं वो फ्लेमिश एरिया में रहते हैं और डच बोलने वाले हैं। 40% लोग हैं वो वेलोरिया रीजन में रहते हैं और फ्रेंच बोलने वाले हैं। 1% लोग हैं वो ईस्टर्न साइड रहते हैं और जर्मन बोलने वाले हैं। इसकी जो कैपिटल है ब्रसेल्स, वहाँ पे 80% लोग हैं वो फ्रेंच बोलते हैं, जबकि 20% है वो डच बोलने वाले। तो माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी, यहाँ पे फ्रेंच है वो माइनॉरिटी में है लेकिन वो पैसे वाले थे। और इससे क्या हुआ, दिस वाज रिसेंटेड, रिसेंट होता है नाराज कर देना किसी को, फील बीटर। इससे क्या डच स्पीकिंग लोग हैं जो बाद में इकोनॉमिकली डेवलप हुए, बाद में एजुकेट हुए, वो इससे उनसे इस बात पे नाराज़ थे या जलते थे। आगे देखिए इससे क्या हुआ, 1950s और 60s के बीच में इन दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में टेंशन हो गया, दोनों के बीच में तनाव पैदा हुआ। और यह जो टेंशन था जो दो कम्युनिटीज़ के बीच में है वो ब्रसेल्स में और भी ज़्यादा था। ब्रसेल्स प्रेजेंटेड ए स्पेशल प्रॉब्लम। यहाँ पे जो डच बोलने वाले, जो कंट्री में जो डच स्पीकिंग लोग जो मेजोरिटी में है, यहाँ पे माइनॉरिटी में है। यहाँ पे 80% फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं। ब्रसेल्स जो कैपिटल सिटी है वहाँ पे। अब इसी सिचुएशन को हम श्रीलंका से कंपेयर करते हैं। श्रीलंका जो एक आइलैंड कंट्री है, आइलैंड हमें पता है क्या होता है। आइलैंड वह कंट्री जो चारों तरफ से वाटर बॉडी से घिरी हुई हो, जो भारत के तमिलनाडु के साउथ में है। यहाँ की पॉपुलेशन 2 करोड़ है, जितनी लगभग हरियाणा की है। साउथ एशिया की बाकी देशों की तरह श्रीलंका के अंदर भी पॉपुलेशन है वो डाइवर्स है। यहाँ पे 74% सिंहल स्पीकर है, 18% तमिल स्पीकर है। और वो तमिल स्पीकर हैं वो 2 हैं, एक तो वहाँ के नेटिव श्रीलंकन तमिल है, एक इंडियन तमिल है। श्रीलंकन तमिल है वो 13% है, और इंडियन तमिल है वो कौन से हैं, जो कॉलोनियल पीरियड के दौरान इंडिया से प्लांटेशन वर्कर के तौर पे गए थे, वो है। तो श्रीलंकन तमिल 13% है, वो 5% है। जैसा आप मैप में देख सकते हैं श्रीलंकन तमिल है, ये देखो श्रीलंका का मैप है, यहाँ पे हम देख सकते हैं श्रीलंकन तमिल कहाँ पे है। वो बाहर जो आपको ऑरेंज कलर में दिख रहे हैं इन एरियाज़ में श्रीलंकन तमिल है। बीच में सिंहलीज एक बहुत बड़े एरिया में, और आप देखेंगे अगर ध्यान से तो जो नॉर्दर्न एरिया है और इसके साथ में जो ईस्टर्न एरिया है यहाँ पे तो श्रीलंकन तमिल हैं। बीच में डॉट 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 है, ये मुस्लिम्स हैं, और जो डार्क कलर में है, चॉकलेट कलर में, ये इंडियन तमिल लोग रहते हैं। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ की जो सिचुएशन है ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि कई कम्युनिटीज़ हैं वो यहाँ पे रहती है। जस्ट इमेजिन व्हाट कुड हैपन इन सिचुएशन लाइक दिस। ऐसी सिचुएशन में क्या हो सकता है, अगर इनके बीच में अगर टेंशन हो तो क्या होगा। यहाँ पे जो सिंहल बोलने वाले लोग हैं वो बुद्धिस्ट हैं, जबकि तमिल बोलने वाले हैं, जो तमिल स्पीकिंग है वो हिंदू और मुस्लिम्स हैं। वो क्या है, देयर आर अबाउट 7% क्रिश्चियन, और 7% क्रिश्चियन भी हैं, जो तमिल भी हैं और सिंहलीज भी हैं। जस्ट इमेजिन व्हाट कुड हैपन इन सिचुएशन लाइक दिस। बेल्जियम में डच स्पीकिंग कम्युनिटी है could take advantage of its numeric majority। बेल्जियम में डच बोलने वाले लोग जो मेजॉरिटी में थे वो उसका फ़ायदा उठा सकते थे, लेकिन उससे क्या होता, वहाँ पे झगड़े होते, युद्ध होता, वॉर होता।
जैसे श्रीलंका में हुआ। श्रीलंका में ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि श्रीलंका के अंदर द सिंहल कम्युनिटी इंजॉयड एन इवन बिगर मेजोरिटी एंड कुड इम्पोज इट्स विल ऑन द एंटायर कम्युनिटी। पूरी कंट्री पे जो सिंहल बोलने वाले लोग थे, देवर 74%। 74% इज ए बिग नंबर। 74% होने की वजह से उन्होंने क्या किया, जो भी गवर्नमेंट के जो स्ट्रक्चर थे उस पे उन्होंने अपना अधिकार कर लिया, और जो फैसले लिए गए वो मेजोरिटेरिज्म के हिसाब से लिए गए। मेजोरिटेरिज्म क्या होता है? मेजोरिटेरिज्म वह सिचुएशन होती है जब गवर्नमेंट अपने सारे सिटीजन को, सारे पॉपुलेशन को इक्वल न मानते हुए, जो मेजोरिटी ऑफ पीपल होते हैं, जो मेजोरिटी रिलीजन को मानने वाले हो, चाहे लैंग्वेज स्पीकिंग वाले लोग हों, उनको ध्यान में रखे, मेजोरिटी को ध्यान में रखे जो काम करे, तो वो मेजोरिटिज्म कहलाती है। इसमें क्या होता है, माइनॉरिटी को इग्नोर कर दिया जाता है, उनको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। मैप के हिसाब से स्ट्रक्चर है। अब देखते हैं कि हुआ क्या था। मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। श्रीलंका इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948। श्रीलंका 1948 में आज़ाद हुआ। यहाँ के जो लीडर्स थे उन्होंने कोशिश की कि पूरे गवर्नमेंट बॉडी थी उस पर हम अपना अधिकार करें। सिंहल कम्युनिटी थी, उसने अपने आप अपना वहाँ पे अधिकार जताना शुरू किया। एज ए रिजल्ट द डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट अडॉप्टेड अ सीरीज ऑफ मेजर टू इस्टेब्लिश सिंहल सुप्रीमेसी। और हुआ क्या, जो डेमोक्रेटिकली चुनी हुई जो सरकार थी वो धीरे धीरे मेजोरिटेरियनिज्म की तरफ चली गई। मेजोरिटिज्म जिसके बारे में हमने बात की है, वह सिचुएशन जब गवर्नमेंट एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, वो मेजोरिटी के लोगों को ध्यान में रख के काम करना शुरू कर दे, नियमों से उलट जाके जो माइनॉरिटी का ध्यान नहीं रखे और मेजोरिटी के ऐसे काम करे जिससे मेजोरिटी ऑफ लोगों को फ़ायदा हो, जो मेजोरिटी में जिस रिलीजन के लोग हैं उनको फ़ायदा हो। 1956 में एक एक्ट लागू किया गया जिसमें सिंहल को श्रीलंका की ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में पहचान दी, जिसमें उन्होंने तमिल भाषा के लिए कोई जगह नहीं थी। 1956 में आज़ादी के 8 साल बाद उन्होंने क्या किया, एक एक्ट उन्होंने पास किया, और उस एक्ट में उन्होंने श्रीलंका की जो लैंग्वेज है वो उन्होंने कौन सी रखी, उन्होंने सिंहली दे दी, और तमिल को कोई जगह नहीं मिली। द गवर्नमेंट्स फॉलोड प्रेफरेंशियल पॉलिसीज दैट फेवर्ड सिंहल एप्लीकेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशन एंड गवर्नमेंट जॉब्स। और गवर्नमेंट ने क्या किया, जो सिंहल बोलने वाले लोग थे उनको गवर्नमेंट ने प्रेफरेंस देना शुरू किया गवर्नमेंट जॉब्स में और एडमिशन, यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन में, हर जगह चाहे एडमिशन हो चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, हर जगह। इन न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट द स्टेट सेल्फ प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर बुद्धिज्म। एक नया कॉन्स्टिट्यूशन आया जिसने ये कहा कि संविधान है वो बुद्धिज्म को सपोर्ट करेगा। हमें पता है कि सिंहलीज जो लोग थे 74% जो हैं वो बुद्धिज्म को मानने वाले हैं। ऑल दिस गवर्नमेंट मेजर्स, जो भी सरकार जो काम कर रही थी वो सारे के सारे सिंहली लोगों को खुश करने के हिसाब से कर रही थी। जो एक ही बात जो काम हो रहे थे, धीरे धीरे उससे क्या हुआ, श्रीलंकन तमिल है वो उनका एलिनेशन होना शुरू हो गया। एलिनेशन मतलब वो अपने आप को कटा हुआ अलग महसूस करने लग गए। उनको ऐसे लगा कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं है जो उनकी आवाज़ उठाए। सारे के सारे बुद्धिस्ट सिंहल लीडर्स हैं और वो तमिल लोगों के प्रति बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं थे। दे फेल्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन, उनको लगा कि कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज डिनाइड दैम इक्वल पॉलिटिकल राइट, डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट दैम। और उनको ऐसा लगता था कि जो सरकार हो और सरकार की जो पॉलिसी है वो पॉलिटिकल राइट है वो उन्हें नहीं दे रही है, उनके साथ भेदभाव कर रही है, और उनको जॉब मिलने में और बाकी अपॉर्चुनिटीज़ में उनका फ़ायदा नहीं है, उनको इग्नोर किया जा रहा है। और परिणाम क्या हुआ, द रिलेशन बिटवीन द सिंहल एंड तमिल कम्युनिटी स्ट्रेंथ ओवर टाइम। सिंहल और तमिल कम्युनिटीज़ के बीच में जो रिश्ते हैं वो बहुत ही तल्ख हो गए। द श्रीलंकन तमिल लॉन्च्ड पार्टीज एंड स्ट्रगल्स फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। और जो श्रीलंकन तमिल है उन्होंने अपनी पार्टियाँ बनाई और वो अपनी तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे पहचान दिलाने के लिए उन्होंने संघर्ष करना शुरू कर दिया। फॉर रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशनल जॉब्स, वो एजुकेशन में, जॉब्स में, हर जगह वो इक्वलिटी चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने दे स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग। बट देयर डिमांड फॉर मोर ऑटोनॉमी टू प्रोविंस पॉपुलेटेड बाय द तमिल वाज रिपीटेडली डिनाइड। और उनकी डिमांड थी कि जो तमिल पॉपुलेशन के जो जगह हैं उनको ज़्यादा ऑटोनॉमी मिले। ऑटोनॉमी होती है जिसमें खुद का स्वायत्त शासन हो। बाय 1980 सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वर फॉर्म्ड डिमांडिंग एन इंडिपेंडेंट तमिल इलम स्टेट। 1980 आते आते कई राजनीतिक संगठन बन गए जो एक अपना तमिल स्टेट की डिमांड करे थे जिसका नाम था इलम, तमिल इलम, तमिल स्टेट। उन्होंने डिमांड की कि तमिल का एक अलग स्टेट होना चाहिए इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ श्रीलंका, जो नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट्स में हो। द डिस्ट्रस्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज टर्न्ड इनटू वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट। अब इन दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में जो अविश्वास था बढ़ चुका था, उससे क्या हुआ, एक बहुत ही बड़ा तनाव, कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ और जल्दी ही वह इसने एक सिविल वॉर का रूप ले लिया। और जल्दी उसने किसका रूप ले लिया, गृह युद्ध का। एज ए रिजल्ट
और परिणाम ये हुआ, हज़ारों कम्युनिटीज़, दोनों कम्युनिटीज़ के हज़ारों लोग हैं वो मारे गए। मैनी फैमिलीज वर फोर्स्ड टू लीव द कंट्री, बहुत सारे परिवार थे उनको कंट्री छोड़ के जाना पड़ा, रेफ्यूजी के तौर पे, शरणार्थी के तौर पे रहना पड़ा, और बहुत सारे लोगों ने अपनी आजीविका गंवा दी। और श्रीलंका का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो एक्सीलेंट रिकॉर्ड था जो हमने पढ़ा था, उससे इस सिविल वॉर से उसको भी बहुत नुकसान हुआ। बट द सिविल वॉर हैज़ कॉज्ड ए टेरिबल सेटबैक टू द सोशल, लेकिन सिविल वॉर ने यहाँ की सोशल, कल्चर और इकोनॉमिक लाइफ को बिल्कुल झकझोर के रख दिया। सेटबैक होता है एक तगड़ा झटका लगना, किसी का एक नुकसान होना, किसी का पिछड़ना। इट एंडेड इन 2009, और ये सिविल वॉर है वो 2009 में ख़त्म हुआ। एकोमोडेशन इन बेल्जियम, बेल्जियम की स्थिति देखिए। तो बेल्जियम लीडर्स टू के डिफरेंट पाथ। बेल्जियम लीडर ने क्या किया, उन्होंने एक अलग रास्ता अपनाया। रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज। उन्होंने क्या किया, द बेल्जियम पीपल, द बेल्जियन लीडर्स टू के डिफरेंट पाथ, उन्होंने एक अलग रास्ता अपनाया। द रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज। उन्होंने दोनों धर्म जो थे, उन दोनों की जो लैंग्वेज स्पीकिंग लोग थे, उनकी अलग सोच और उनके रीजनल डिफरेंसेस को, जो कल्चरल डाइवर्सिटीज थे, उनको उन्होंने पहचान लिया। 1970 से 1993 के बीच में, 1970 टू 1993, इन 23 साल में उन्होंने, बेल्जियम ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार बदला। ध्यान रखिए, 4 बार बेल्जियम ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बदला, सो एज टू वर्क आउट एन अरेंजमेंट दैट वुड इनेबल एवरीवन टू लिव टुगेदर विद इन द सेम कंट्री, ताकि वो एक ऐसा सिस्टम लागू कर सके जिसमें सारे लोग हैं वो एक ही कंट्री में आराम से रह सकें, किसी का भी किसी के साथ कोई भेदभाव न हो। द अरेंजमेंट दे वर्कड आउट इज डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर कंट्री एंड इज़ वेरी इनोवेटिव। जो उन्होंने अरेंजमेंट किए, जो उन्होंने व्यवस्था की, वो काफ़ी अलग है और इनोवेटिव है। इनोवेटिव नवाचार करने वाले नए प्रयोग हैं। उनमें से कुछ बेल्जियन मॉडल के कुछ एलिमेंट्स हैं, उनके बारे में बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल। उनके कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स हैं वो इक्वल होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में, कि सेंट्रल गवर्नमेंट में डच बोलने वाले और फ्रेंच बोलने वाले मिनिस्टर्स की संख्या इक्वल होगी। कुछ स्पेशल लॉ बनाए गए, रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप। 10, नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन यूनिलेटरली, कि कोई भी, अब ना ही तो डच बोलने वाले ना ही फ्रेंच बोलने वाले कोई भी अपने फैसले खुद नहीं ले सकते। दोनों कम्युनिटीज़ के इक्वल मिनिस्टर्स हैं, वो खुद फैसला लेंगे, सभी मिलकर ही ले सकते हैं। मैनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत सारे पावर हैं वो स्टेट गवर्नमेंट को दिए गए। द टू रीजन्स ऑफ द कंट्री, द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। और उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को भी फ्री कर दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इतना पावर नहीं था कि वो जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट कहे वैसे स्टेट गवर्नमेंट करे। स्टेट गवर्नमेंट को खुद को उन्होंने पावर दिया। ब्रसेल्स हैज सेपरेट गवर्नमेंट, और ब्रसेल्स के अंदर एक अलग गवर्नमेंट बनाई गई। इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। ब्रसेल्स की गवर्नमेंट के अंदर दोनों कम्युनिटीज़ को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिला। द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल, जो फ्रेंच बोलने वाले लोग थे, उन्होंने ब्रसेल्स में वो ज़्यादा थे, फिर भी उन्होंने वहाँ पे इक्वल रिप्रेजेंटेशन को एक्सेप्ट किया। वहीं डच बोलने वाले लोग थे, उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल रिप्रेजेंटेशन को एक्सेप्ट किया। ये एक दिखाया गया है, एक स्ट्रीट का एड्रेस है जिसमें ये ऐसे कह रहे हैं कि दोनों लैंग्वेजेस में, फ्रेंच और डच दोनों लैंग्वेज में एड्रेस दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे दोनों लैंग्वेज को इक्वल रिस्पेक्ट मिल रही थी, ये ऐसे बता रहे हैं। आगे देखिए, अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से अलग देयर इज़ ए थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, स्टेट गवर्नमेंट हो गया, दोनों में इक्वल मिनिस्टर्स थे दोनों कम्युनिटीज़ के, और कोई भी मिनिस्टर है वो खुद फैसले नहीं ले सकते थे। दोनों मिनिस्टर साथ में बैठ के दोनों की सहमति से ही फैसले लिए जा सकते थे। इसके अलावा एक और गवर्नमेंट बनाएगी जिसे कहा गया कम्युनिटी गवर्नमेंट, इज इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, डच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग। नो मैटर वेयर दे लिव, दिस गवर्नमेंट हैज़ द पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज़। यह गवर्नमेंट कल्चरल, एजुकेशनल और लैंग्वेज रिलेटेड इशू थे उस पर काम करती थी। इसी में क्या किया, दोनों कम्युनिटीज़ के लोगों को रखा गया, और वो ही इस गवर्नमेंट के अंदर दोनों कम्युनिटीज़ के लोग थे और वो फैसला लेते थे। यू माइट फाइंड, आपको ये बेल्जियन मॉडल है वो एक कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, हो सकता है ये कॉम्प्लिकेटेड हो, लेकिन यह जो अरेंजमेंट है उन्होंने अभी तक बहुत अच्छे तरीके से काम किया है। दे हेल्प टू अवॉइड सिविल स्ट्राइफ, इससे लोगों के बीच में, दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में जो अब झगड़े हैं वो नहीं हुए हैं। एंड पॉसिबल डिवीजन ऑफ द कंट्री और लिंग्विस्टिक लाइन्स, और भाषा के आधार पर देश के जो विभाजन हो सकता था वो अब नहीं हुआ। व्हेन मैनी कंट्रीज ऑफ यूरोप केम टुगेदर टू फॉर्म द यूरोपियन यूनियन, ब्रसेल्स वाज चोजन एज इट्स हेडक्वार्टर। और जब कई यूरोपियन कंट्रीज़ ने जब यूरोपियन यूनियन बनाया तो ब्रसेल्स को वहाँ का हेडक्वार्टर चुना गया। कहने का मतलब है कि ब्रसेल्स अब इतनी पीसफुल कंट्री है, कंट्री का बेल्जियम का इतना पीसफुल सिटी है कि ब्रसेल्स को यूरोपियन यूनियन, जो आपको पता होगा यूरोपियन यूनियन के अंदर कितने मेंबर हैं, यूरोपियन यूनियन के अंदर 27 मेंबर्स हैं जो यूरोप की इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल सिचुएशन को देखते हैं। इस यूनियन का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ बनाया गया, ब्रसेल्स के अंदर।
आगे देखिए, वो डू वी लर्न फ्रॉम दिस स्टोरीज ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। हमने बेल्जियम और श्रीलंका के इन दो स्टोरीज से हमने क्या सीखा? बोथ आर डेमोक्रेसीज, दोनों लोकतंत्र है, येट दे डेल्ट विद द क्वेश्चन ऑफ पावर शेयरिंग डिफरेंटली। दोनों के दोनों डेमोक्रेटिक कंट्रीज थी, लेकिन फिर भी इन्होंने पावर शेयरिंग का जो सवाल था उसमें उन्होंने अलग अलग तरीके से डील किया। बेल्जियम में लीडर्स को ये लगा कि कंट्री की यूनिटी तभी पॉसिबल है जब हम दोनों की फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करें और दोनों लैंग्वेज स्पीकिंग पीपल की जो कम्युनिटीज़ हैं उनको हम उनके इंटरेस्ट की रिस्पेक्ट करें, उनको इक्वल उनको राइट्स दें, जबकि श्रीलंका ऐसा करने में फेल रहा। सच ए रियलाइजेशन रिजल्टेड इन म्यूचुअल एक्सेप्टेबल अरेंजमेंट फॉर शेयरिंग पावर। जब लोगों के अंदर आपसी विश्वास हो उससे ही म्यूचुअली एक्सेप्टेबल अरेंजमेंट बन सकते हैं पावर शेयरिंग का। श्रीलंका हमें ये बताता है कि कॉन्ट्रास्टिंग एग्जांपल ये हमें कहता है, इफ ए मेजॉरिटी कम्युनिटी वांट्स टू फोर्स इट्स डोमिनेंस ओवर अदर्स एंड रिफ्यूजेस टू शेयर पावर, इट कैन अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ कंट्री। कि अगर कोई कम्युनिटी है जो मेजॉरिटी में है वो अपना अधिकार चलाना चाहे और माइनॉरिटी का ध्यान न रखे, उनको अगर निगलेक्ट करे, इग्नोर करे, तो इससे क्या हो सकता है? कंट्री की यूनिटी है वो कमज़ोर हो सकती है। अंडरमाइन होता है कमज़ोर होना। ठीक है, आगे देखते हैं। वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। पावर शेयरिंग की जरूरत क्यों है? 10 टू डिफरेंट सेट्स ऑफ रीजन्स कैन बी गिवन इन फेवर ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग के पक्ष में हम दो तरीके के रीजन्स दे सकते हैं, दो हम वजह बता सकते हैं जो ये प्रूव करते हो कि पावर शेयरिंग बहुत ज़रूरी है। फर्स्टली, पावर शेयरिंग इज़ गुड। पावर शेयरिंग अच्छा है क्योंकि इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। पावर शेयरिंग से सामाजिक जो ग्रुप्स हैं उनके बीच में झगड़े नहीं होते हैं। सिंस सोशल कॉन्फ्लिक्ट ऑफन लीड्स टू वायलेंस एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, पावर शेयरिंग इज ए गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। क्योंकि सोशल कॉन्फ्लिक्ट है वो वायलेंस का रूप ले लेते हैं, पॉलिटिकल अस्थिरता, राजनीतिक अस्थिरता का रूप लेते हैं। पावर शेयरिंग एक ऐसा एक बहुत अच्छा रास्ता है जो ये सुनिश्चित करता है कि पॉलिटिकल ऑर्डर, जो राजनीति है एक देश की, वह स्थिर रहे। मेजोरिटी की जो इच्छाएं हैं वो बाकी कम्युनिटीज़ के ऊपर थोपना कि एक देश जिसके अंदर 80% लोग एक कम्युनिटी के हों तो वो बाकी लोगों पे अपनी राय, अपनी सोच है वो थोपते, वो शॉर्ट टर्म के लिए तो अच्छा लगता है, बट इन द लॉन्ग रन इट अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ द नेशन। लेकिन जब हम एक आगे की सोचते हैं तो हमें ये समझना पड़ता है कि इसके जो परिणाम है, रिजल्ट्स हैं, वो काफ़ी खतरनाक है। टाइटनिंग ऑफ द मेजोरिटी इज़ नॉट जस्ट ऑप्रेसिव फॉर द माइनॉरिटी, इट ऑफन ब्रिंग्स ruin टू द मेजोरिटी एज वेल। और मेजोरिटी अगर माइनॉरिटी को इग्नोर करके अपने चलाए तो इससे ना केवल माइनॉरिटी के नुकसान है, मेजोरिटी के भी नुकसान है। देयर इज ए सेकंड डीपर रीजन। लेकिन एक दूसरी वजह क्या है कि पावर शेयरिंग हम क्यों अपनाएं? इसकी दूसरी वजह ये है, वाई पावर शेयरिंग इज गुड फॉर डेमोक्रेसी। पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। हमारे लोकतंत्र की जो स्पिरिट है, जो लोकतंत्र का जो डेमोक्रेसी की जो मोटो है, वो पावर शेयरिंग को सपोर्ट करता है। हमारी डेमोक्रेसी में जो सिचुएशन है वो इस तरीके से बनाई गई है, जो एक स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके से बनाया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पावर हो। पावर जितना डिवाइड किया जाएगा एक कंट्री के लिए उतना ही अच्छा होगा। जब तक पावर एक के हाथ में रहेगा तो पावर उतना अच्छा नहीं होगा, उसके रिजल्ट इतने बढ़िया नहीं आएंगे जितने कि हम लोगों को जिम्मेदारी, अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। ए डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व्स शेयरिंग पावर विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज। ए डेमोक्रेटिक रूल, एक लोकतांत्रिक शासन होता है, उसमें पावर शेयरिंग बहुत ज़रूरी होती है। एंड हु हैव टू लिव विथ इट्स इफेक्ट। पीपल हैव ए राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्नड। लोगों को ये अधिकार है कि वो तय करें कि उन पर शासन कैसे किया जाए। ऐसा नहीं है कि जो रूलर है उसकी चलती हो, लोगों को भी ये अधिकार है कि वो तय करें कि उन पर रूल किस तरीके के लगाए जाएँ। ए डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व शेयरिंग पावर विथ दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज। एक लोकतांत्रिक रूल के अंदर जो उन फैसलों से अफेक्ट होते हैं उनके भी आइडियाज़ लिए जाने चाहिए। ए legitimate government is one where citizen through participation acquire a stake in the system। एक legitimate government कौन सी होती है? एक legitimate government वो होती है जहाँ पे वहाँ के सिटीजन्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं और सिस्टम पे नज़र बनाए रखते हैं। स्टेक होता है नज़र बनाए रखना। लेजिटिमेट होती है उत्तरदायी, उचित, प्रॉपर। लेट्स कॉल द फर्स्ट सेट ऑफ रीजन प्रूडेंशियल एंड द सेकंड मॉरल। हमने दो रीजन पे बात की, पहला था वो था प्रूडेंशियल रीजन, दूसरा था वो मॉरल रीजन था। पहले में हमें ये कहा गया था कि पावर शेयरिंग जरूरी क्यों है, उसकी हमें दो वजह थी, पहला था प्रूडेंशियल और दूसरा था मॉरल। वेल प्रूडेंशियल रीजन स्टेट्स द पावर शेयरिंग विल ब्रिंग आउट बेटर आउटकम्स। प्रूडेंशियल रीजन ये कहता है कि पावर शेयरिंग है उससे क्या होगा, अच्छे नतीजे आएंगे, आउटकम होते हैं नतीजे। मॉरल रीजन एम्फेसाइज द वेरी एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग एज वैल्यूएबल। और जबकि मॉरल रीजन ये कहता है कि पावर शेयरिंग का जो काम है वो ज़्यादा उपयोगी है। आगे देखिए, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग के अवस्थाएं, फॉर्म क्या है? द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग हैज़ इमर्ज्ड इन ऑपोजिशन टू द नोशन ऑफ अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर। पावर शेयरिंग का जो आइडिया है वह जो एक
इसके बिल्कुल विपरीत जो विचार था कि पॉलिटिकल पावर है वो एक हाथ में रहे, उसके बिल्कुल अगेंस्ट है ये। फॉर ए लॉन्ग टाइम इट वॉज बिलीव्ड दैट ऑल पावर ऑफ ए कंट्री मस्ट रिसाइड इन वन पर्सन और ग्रुप। पहले लोग ये मानते थे कि पावर शेयरिंग है वो एक ही लोगों के हाथ में रहना चाहिए। If it was felt that if the power to decide is dispersed, it would not be possible to take quick decisions and to enforce them. But these notions have changed with the emergence of democracy. पहले ऐसा माना जाता था कि पावर इफ़ द पावर टू डिसाइड इज डिस्पर्स्ड, अगर पावर को हम डिस्पर्स कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में बांट देंगे, डिस्पर्स होता है ऐसे बिखेर देना, अगर पावर को हम ज़्यादा डिस्पर्स करेंगे तो क्विक डिसीजन नहीं लिए जा सकते। लेकिन यह जो नोशन है बदल चुका है। वन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी दैट पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर। इसका जो बेसिक प्रिंसिपल ये है कि लोग हैं वो सारे पॉलिटिकल पावर के सोर्स हैं। इन ए डेमोक्रेसी पीपल रूल देमसेल्फ थ्रू इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। एक लोकतंत्र के अंदर लोग हैं, लोगों पे रूल किया जाता है। पीपल रूल देमसेल्फ थ्रू इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। इन ए गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ड्यू रिस्पेक्ट इज गिवन टू डाइवर्स ग्रुप्स एंड व्यूज दैट एग्जिस्ट इन ए सोसाइटी। एवरीवन हैज ए वॉइस इन द शेपिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसीज। एक अच्छी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर जो ग्रुप्स होते हैं, जितने भी डाइवर्स ग्रुप होते हैं, उनको रिस्पेक्ट दी जाती है। एंड व्यूज़ दैट एग्जिस्ट इन ए सोसाइटी, जो भी व्यू है, जो भी डाइवर्स ग्रुप है, उन सभी को रिस्पेक्ट दी जाती है। एवरीवन हैज़ ए वॉइस इन द शेपिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसीज। पब्लिक पॉलिसीज को शेप करने में सबकी आवाज़ होती है। देयरफॉर इट फॉलोज दैट, इसीलिए यह कहा जाता है दैट इन डेमोक्रेसी पॉलिटिकल पावर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग एज मेनी सिटीजन एज पॉसिबल। इसीलिए जो हमने पहले बात की, एक लोकतांत्रिक सरकार में जितना ज़्यादा हो सके उतना हमें पावर शेयर करना चाहिए। इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन टेक मेनी फॉर्म्स। लेट्स लुक एट सम ऑफ द मोस्ट कॉमन अरेंजमेंट दैट वी हैव और विल कम अक्रॉस। वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं हो इसलिए मैं इसको आपको ब्रीफली बता देता हूँ। पावर है वो अलग अलग अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के जो 3 ऑर्गन होते हैं उनमें डिवाइड किया जाता है, शेयर किया जाता है। इसको हम लेजिस्लेचर बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, जुडिशरी बोलते हैं। इसे हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। ये हॉरिजॉन्टली होता है क्योंकि ये तीनों हैं वो एक ही लेवल पे होते हैं। इसे हम हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बोलते हैं। इसकी खासियत ये है कि कोई भी फैसला हो, एक रूल बनाते हैं, दूसरे उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ये सारे के सारे हैं वो एक लेवल पे काम करते हैं। तीनों की जब पार्टिसिपेशन होगा तभी कोई फैसला लिया जा सकेगा। और सच सेपरेशन इंश्योर दैट नॉन ऑफ द ऑर्गन कैन एक्सेस अनलिमिटेड पावर। किसी के पास भी अनलिमिटेड पावर नहीं है। और ये चेक एंड बैलेंस का सिस्टम है। सभी एक दूसरे को चेक करते हैं, मतलब सभी एक दूसरे पर कंट्रोल कर सकते हैं। इससे क्या होता है, इससे बैलेंस मिलता है। लास्ट ईयर हमने पढ़ा था कि मिनिस्टर एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल एक्सरसाइज पावर। कि मिनिस्टर और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के पास पावर होता है, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज। वो पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसीलिए इसी तरीके से आल्दो जजेस आर अपॉइंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव जजेस को अपॉइंट करते हैं। दे कैन चेक द फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव और लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर। तीनों आपस में एक दूसरे को चेक कर सकते हैं। इसी सिस्टम को चेक एंड बैलेंस सिस्टम भी बोलते हैं, चेक एंड बैलेंस। पावर कैन बी शेयर्ड अमॉन्ग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स। अब इससे जो हम इसे कहते हैं, इसे हम कहते हैं वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर। वर्टिकल पावर शेयरिंग वो थी हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, या वर्टिकल। ए जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री एंड गवर्नमेंट हेड द प्रोविंस और रीजनल। पहले ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, फिर स्टेट गवर्नमेंट होती है, उसके बाद लोकल गवर्नमेंट होती है। इन तीनों के पास में पावर होता है, पावर डिवाइड होते हैं, तीनों के काम बांटे होते हैं। इससे हम क्या कहते हैं, इससे हम हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग कहते हैं। चलिए, पावर कैन बी शेयर्ड अमॉन्ग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स। पावर गवर्नमेंट्स में अलग अलग लेवल पे शेयर किए गए होते हैं। ए जनरल गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री एंड गवर्नमेंट्स एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल। एक गवर्नमेंट होती है जो सेंट्रल लेवल पे होती है और दूसरी होती है जो स्टेट लेवल पे होती है। सच ए जनरल गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री इज यूजुअली कॉल्ड फेडरल गवर्नमेंट। जो सेंट्रल लेवल पे होती है, पूरी कंट्री की एक होती है, उसे हम फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं। भारत में वी रेफर टू इट एज द सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट। हम इसे संघ सरकार या केंद्र सरकार बोलते हैं। द गवर्नमेंट्स एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल। जो प्रोविंशियल और रीजनल लेवल पे जो गवर्नमेंट होती है उनको अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग नाम से जाना जाता है। इन इंडिया वी कॉल दैम स्टेट गवर्नमेंट। भारत में हम उन्हें स्टेट गवर्नमेंट्स कहते हैं। दिस सिस्टम इज़ नॉट फॉलोड इन ऑल कंट्रीज। जैसा भारत में सिस्टम है कि एक स्टेट, हर स्टेट में की गवर्नमेंट होती है और ऊपर उनकी एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। यह सिस्टम हर जगह नहीं होता है। देयर आर मैनी कंट्रीज वेयर देयर आर नो प्रोविंशियल और स्टेट गवर्नमेंट्स। ऐसी बहुत सारी कंट्रीज है जहाँ पे प्रोविंशियल और स्टेट गवर्नमेंट्स नहीं है। बट इन दोज कंट्रीज लाइक आवर्स वेयर देयर आर डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स, द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली लेस डाउन द पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। लेकिन हमारी तरह उन कंट्रीज़ में भी जहाँ पे अलग अलग लेवल पे अलग अलग सरकारें हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली लेस डाउन द पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। वहाँ पे संविधान बिल्कुल स्पष्ट तरीके से उनका जो पावर है वो अलग अलग उनको दिया हुआ होता है।
द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली लिस्ट डाउन द पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। दिस इज़ व्हाट दे डिड इन बेल्जियम। उसी तरीके से जैसे बेल्जियम में किया, बट वाज रिफ्यूज्ड इन श्रीलंका। लेकिन ये जो पावर शेयरिंग जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये बेल्जियम में तो किया गया लेकिन श्रीलंका में नहीं किया गया। दिस इज कॉल्ड फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। इसे पावर का फेडरल डिवीजन कहते हैं। द सेम प्रिंसिपल कैन बी एक्सटेंडेड टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट लोअर देन द स्टेट गवर्नमेंट। द सेम प्रिंसिपल, यही प्रिंसिपल हम एक्सटेंड कर सकते हैं टू द लेवल ऑफ गवर्नमेंट लोअर देन द स्टेट गवर्नमेंट, सच एज द म्यूनिसिपैलिटी एंड पंचायत। यही सिस्टम सेंट्रल गवर्नमेंट से पावर है वो कुछ लेके स्टेट गवर्नमेंट को दिए जाते हैं, और उसी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट से पावर्स लेके जो लोअर गवर्नमेंट्स होती है जैसे म्यूनिसिपैलिटी और ग्राम पंचायत, इनमें डिवाइड किए जाते हैं। लेट्स कॉल डिवीजन ऑफ पावर्स इन्वॉल्विंग हायर एंड लोअर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। लेट्स कॉल डिवीजन ऑफ पावर्स इन्वॉल्विंग हायर एंड लोअर लेवल्स। जो हायर और लोअर लेवल्स के जो पावर होते हैं, इस टाइप की गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं? वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। ऐसे वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर कहते हैं। आगे के चैप्टर में हम इनके बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे। तीसरा पॉइंट देखिए, पावर में आल्सो बी शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स सच एज द रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। पावर है वो अलग अलग रिलीजियस और लिंग्विस्टिक, धार्मिक और भाषा के आधार के जो ग्रुप होते हैं उनमें भी डिवाइड किया जा सकता है। बेल्जियम की जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है वो इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। कई कंट्रीज़ के अंदर जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन और जो लीगल अरेंजमेंट है ऐसे हैं, वहाँ पे सोशल वीकर सेक्शन एंड वुमेन आर रिप्रेजेंटेड इन द लेजिस्लेचर एंड एडमिनिस्ट्रेशन। वहाँ पे कुछ ऐसे कंट्रीज़ जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल अरेंजमेंट, इन सम कंट्रीज देयर आर कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल अरेंजमेंट्स वेयर बाई सोशल वीकर सेक्शन एंड वुमेन आर रिप्रेजेंटेड इन द लेजिस्लेचर एंड एडमिनिस्ट्रेशन। कई ऐसे कंट्रीज है जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है वो वुमेन को और जो वीकर सेक्शन है उनको एडमिनिस्ट्रेशन में और लेजिस्लेचर में रिप्रेजेंट करने का मौका देता है। लास्ट ईयर, पिछले साल, वी स्टडीड द सिस्टम ऑफ रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसीज। क्लास 9th में हमने रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसी के एग्जाम्पल देखे थे इन असेंबलीज एंड द पार्लियामेंट ऑफ कंट्री। ये हमारी कंट्रीज में भी असेंबलीज में और पार्लियामेंट में रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसी है। हमें पता है SC और ST के लिए जो पार्लियामेंट में और जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती है उनमें सीट्स रिजर्व होती है, ये हमने बात की थी। SC के लिए, ST के लिए, SC के लिए ज़्यादा है क्योंकि SC में पॉपुलेशन ज़्यादा है, ST में कम है। पहले ये 84 था, 84 एंड 47। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज मीन्स टू गिव स्पेस इन द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन टू डाइवर्स सोशल ग्रुप्स हु अदरवाइज वुड फील एलिनेटेड फ्रॉम द गवर्नमेंट। ऐसा जो सिस्टम होता है उससे हम हमारी गवर्नमेंट में हमारे सोसाइटी के सारे ग्रुप्स को आगे आने का मौका देते हैं। अदरवाइज वो अपने आप को इस सिस्टम से एलिनेटेड फील करते हैं। उनको ये लगता है कि इस गवर्नमेंट के सिस्टम में, इस डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में हमारे लिए कोई जगह नहीं है। दिस मेथड इज यूज्ड टू गिव माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ ए फेयर शेयर इन पावर। इससे माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को भी सही उनका हिस्सा मिलता है। यूनिट सेकंड में हम देखेंगे अकोमोडेशन के वेरियस वेज ऑफ सोशल डाइवर्सिटीज़। सोशल डाइवर्सिटीज़ के कुछ और तरीके हम देखेंगे। फोर्थ पॉइंट देखिए, पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स कैन आल्सो बी सीन इन द वे political parties, pressure groups and movements. Power sharing arrangements can also be seen in the way political parties, pressure groups and movements. हम political parties में, pressure groups में और movements जो आंदोलन होते हैं उनमें भी हम power sharing को आसानी से देख सकते हैं। Control और influence those in power। जो political parties होती हैं, pressure groups होते हैं और movements होते हैं, उनको भी वही कंट्रोल करते हैं जो पावर में होते हैं। इन ए डेमोक्रेसी, एक लोकतंत्र में, the citizens must have freedom to choose among various contenders for power. In contemporary democracies, this takes the form of competition among different parties. Such competition ensures that power doesn't remain in one hand. आज हमारे पास लोकतंत्र है तो हम सभी के पास ये राइट है कि हम कोई भी हम में से चुनाव लड़ सकता है और वो लेजिस्लेचर का मेंबर बन सकता है। सभी के पास इक्वल पावर है, सभी के पास चुनाव लड़ने का, चुनाव जीतने का, चुनाव में खड़ा होने का सबके पास इक्वल राइट है। इस टाइप के जो कंपटीशन होते हैं वो ये बताते हैं कि पावर है वो एक के हाथ में नहीं है, सभी के हाथ में जा सकता है। इन द लॉन्ग रन, पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज दैट रिप्रेजेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज एंड सोशल ग्रुप्स। पावर होता है वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर शेयर होता है दैट रिप्रेजेंट डिफरेंट आइडियोलॉजी एंड सोशल ग्रुप, जो अलग अलग आइडियोलॉजी को और अलग अलग सोशल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता हो। समटाइम्स दिस काइंड ऑफ शेयरिंग कैन बी डायरेक्ट व्हेन 2 और मोर पार्टीज फ्रॉम एन एलियंस टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन। कई बार ये जो पावर शेयरिंग होती है वो डायरेक्ट होती है जब 2 या 2 से ज़्यादा पार्टीज़ होती हैं, वो एक अलायंस बना लेती है चुनाव लड़ने के लिए। इफ़ दियर अलायंस इज इलेक्टेड दे फॉर्म ए कोलिशन गवर्नमेंट। और जब उनका गठबंधन जो अलायंस होता है वो जीतता है तो फिर वो कोलिशन गवर्नमेंट बनाती है, गठबंधन सरकार बनाती है, 10 शेयर पावर, फिर वो पावर को शेयर करते हैं। इन ए डेमोक्रेसी
We find interest groups such as those of traders, businessmen, industrialists, farmers, and industrial workers. They also will have a share in government power, either through participation in government committees or bringing influence on the decision making process. इस जो सिस्टम है हमारा लोकतंत्र का, हम ये देखते हैं जो इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं, जैसे ट्रेडर है, बिजनेसमैन है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, फार्मर है, इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं, इन सभी का गवर्नमेंट में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस गवर्नमेंट में इन सब का शेयर होता है, उन सब का इसके अंदर हाथ होता है, चाहे वो डायरेक्ट हो या तो वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें या वो उसके अंदर वोट डालें, और वोट नहीं डालें तो वो उसके अंदर प्रोटेस्ट करें, किसी न किसी तरीके से इस डेमोक्रेसी की चेन में उनका भी हिस्सा होता है। इन यूनिट थर्ड वी शैल स्टडी द वर्किंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड सोशल मूवमेंट्स। पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स और सोशल मूवमेंट्स, इन सब के बारे में हम चैप्टर नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे, यूनिट थर्ड में हम पढ़ेंगे। अब देखिए कुछ इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड आए हुए हैं, जैसे प्रूडेंशियल, बेस्ड ऑन प्रूडेंस। प्रूडेंशियल सिस्टम कौन सा होता है? एक होता है मॉरल, दूसरा होता है प्रूडेंशियल। मॉरल वो होता है जो मॉरल वैल्यूज़ के हिसाब से सही हो, और प्रूडेंशियल वो होता है जिसको हिंदी में बोलते हैं विवेक, विवेकशील के आधार पर, समझ के आधार पर, और ऑन केयरफुल कैलकुलेशन ऑफ गेन्स एंड लॉसेस। प्रूडेंशियल डिसीजन आर यूजुअली कॉन्ट्रास्टेड विथ डिसीजन बेस्ड प्योरली ऑन मॉरल कंसिडरेशन। नैतिक तरीके से जो इसी अलग होता है, नैतिक तरीके से हम फिर नफ़ा नुकसान नहीं देखते। प्रूडेंशियल तरीके से होता है जो हमारा व्यवहारिक जो प्रैक्टिकल होता है, जिसमें हम सही सभी चीज़ों को देखते हैं, उसे प्रूडेंशियल तरीका बोलते हैं। और मॉरल तरीका वो होता है जो आइडियलिस्टिक हो, आदर्श हो बिल्कुल। एक और इसके अंदर वर्ड आया है सिविल वॉर, a violent conflict between opposing groups within a country that becomes so intense that it appears like a war। लोगों के बीच में हिंसक जो झड़प हो, जो तनाव हो, उससे सिविल वॉर कहते हैं। जो इतना इंटेंस होता है कि जो एक युद्ध की तरह लगता हो, जिसमें दो या दो से ज़्यादा ग्रुप्स हैं वो आपस में एक दूसरे का विरोध करते हैं और उनमें झगड़ा हो, तो वह सिविल वॉर कहलाता है। एक इसमें वर्ड आया था मेजोरिटिज्म, a belief that the majority community should be able to rule a country in whichever way it wants by disregarding the wishes and needs of minority। मेजोरिटिज्म क्या होता है? एक वह सोच जिसमें ये माना जाए कि मेजोरिटी कम्युनिटी है, उसे वो ही कंट्री को रूल करेगी चाहे जिस तरीके से वो चाहे, जिसके अंदर माइनॉरिटी की इच्छाओं की और उनकी ज़रूरतों के लिए कोई जगह ना हो, वह मेजोरिटिज्म कहलाता है। एथनिक क्या होता है? ए सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर, एक सामाजिक विभाजन जो संस्कृति के साझेपन के हिसाब से हो। पीपल बिलोंगिंग टू द सेम एथनिक ग्रुप लिव इन देयर कॉमन डिस्टेंट बिकॉज ऑफ सिमिलरिटीज ऑफ फिजिकल टाइप और कल्चरल ग्रोथ। एथनिसिटीज, वो लोग जो सेम कल्चर को शेयर करते हैं, वो एक साथ हो, तो उसको वो सेम एथनिसिटी के हुए, जिसके अंदर चाहे ये नहीं कि वो रिलीजन और उनकी नेशनलिटी एक हो, बट अगर वो सेम कल्चर को, सेम आइडियोलॉजी को साथ में लेके चल रहे हैं, तो वो उनकी वही एथनिसिटी हुई। थैंक यू। ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है।